हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मीन्स रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये सिस्टम है, ये जो तंत्र है रक्त परिसंचरण तंत्र, इसके मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है हृदय, दूसरा आएगा रक्त वाहिनियाँ, तीसरा इसके अंदर आता है रक्त। ये जो है मुख्य घटक है किसके, परिसंचरण तंत्र के, स्पेशली किसके, रक्त परिसंचरण तंत्र के। वैसे एक परिसंचरण तंत्र और होता है जिसमें हम लिम्फ के बारे में बात करते हैं, लसिका के बारे में बात करते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर हम किसके बारे में बात करेंगे, रक्त परिसंचरण तंत्र के। तो उसके अंदर हृदय जो कि एक पंपिंग ऑर्गन की तरह कार्य करता है, ठीक है, जो रक्त होता है उसको पंप करने का कार्य करता है, शरीर के विभिन्न भागों में भेजने का कार्य करता है। रक्त वाहिनियाँ जो होती हैं रक्त को शरीर में लाने और हृदय में वापस ले जाने का कार्य करती हैं। और लास्ट में फिर आता है रक्त। रक्त जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है, जो कि इन वाहिनियों के अंदर क्या होता है, बहता है, और इसको ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है, हृदय का होता है। तो इन तीन के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, एक एक को हम डिटेल्स के अंदर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें किसके बारे में, रक्त के बारे में बात करते हैं। रक्त जो होता है क्या होता है, एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर इसके बारे में पढ़ा होगा, रक्त के बारे में। रक्त क्या होता है, तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल संयोजी ऊतक इसलिए होता है क्योंकि इसका जो मैट्रिक्स होता है, कौन सा भाग, मैट्रिक्स भाग जो होता है, आप लोगों ने ऊतक में पढ़ा होगा, जो ऊतक होता है उसके अंदर कुछ तो सॉलिड भाग होता है और कुछ क्या होता है, सेमी सॉलिड भाग होता है, लिक्विड भाग होता है, जिसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स होते हैं, बोलते हैं। तरल संयोजी ऊतक का जो मैट्रिक्स भाग होता है, ये मैट्रिक्स भाग जनरली कैसा होता है, तरल होता है और तंतु रहित होता है। तरल और तंतु रहित। किसका मैट्रिक्स, रक्त का मैट्रिक्स कैसा होता है, तरल होता है और तंतु रहित होता है, इसलिए इसको कौन सी कैटेगरी में रखा जाता है, तरल संयोजी ऊतक की कैटेगरी में रखा जाता है। बाकी जो ऊतक आप लोगों ने पढ़े होंगे, जैसे एपिथेलियल उपकला ऊतक हो गया, और भी ऊतक होते हैं, तो उनकी जो मैट्रिक्स होती है कैसी होती है, ठोस प्रकार की होती है, जबकि यहाँ पर रक्त की जो मैट्रिक्स होती है वो कैसी होती है, तरल होती है, इसलिए ये कौन सा हो गया, तरल संयोजी ऊतक होता है। सामान्यतः जो ये तरल संयोजी ऊतक है उसमें रक्त के अलावा एक और आता है उदाहरण इसका, वो होता है लिम्फ या लसिका, इसको हम बोलते हैं। ये भी किसका उदाहरण होता है, तरल संयोजी ऊतक का उदाहरण होता है, लिम्फ या लसिका। अब बात करते हैं हम एक फ्लो टेबल की, फ्लो चार्ट के बारे में बात करें कि जो रक्त होता है वो किस किस से मिलके बना होता है, रक्त का क्या कंपोजिशन होता है, इसका क्या संगठन होता है। तो रक्त सामान्यतः इसको हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। एक भाग इसके अंदर होता है रक्त कोशिकाएं, और दूसरा भाग जो तरल भाग इसके अंदर पाया जाता है वो कौन सा भाग हो गया, प्लाज्मा। रक्त कोशिकाएं और दूसरा भाग कौन सा होता है, प्लाज्मा भाग होता है। रक्त कोशिकाओं और प्लाज्मा के अलावा यहाँ पर जो है रक्त कोशिकाओं के अंदर इसको तीन भागों में हम बांट सकते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, ये तीन भागों में, इन सबको हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, एक एक को डिटेल में देखेंगे। आरबीसी को डिटेल में लेंगे, डब्ल्यूबीसी कौन कौन से प्रकार की होती है, क्या क्या इनके कार्य होते हैं, प्लेटलेट्स इनका निर्माण किस प्रकार से होता है, क्या इनका कार्य होता है, इन सबको हम डिटेल्स के अंदर पढ़ेंगे। अभी हम बात करें प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं, तो जो प्लाज्मा है वो मुख्य रूप से उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जो
ब्लड होता है, शरीर के अंदर जो ब्लड होता है वो ब्लड शरीर के कुल भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? 7 से 8 प्रतिशत होता है। शरीर के भार का कितना प्रतिशत? 7 से 8 प्रतिशत क्या पाया जाता है? ब्लड पाया जाता है। और इसका जो अमाउंट होता है वो मेल के अंदर अप्रॉक्स 5 से 6 लीटर होता है, जबकि जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर जो ये रक्त की मात्रा होती है शरीर के अंदर एक वयस्क के अंदर वो 4 से 5 लीटर होती है। 4 से 5 लीटर। ओके, तो टोटल जो है शरीर के भार का कितना प्रतिशत रक्त होता है? 7 से 8 प्रतिशत। नर जो होते हैं उनके अंदर कितना पाया जाता है? 5 से 6 लीटर। और फीमेल्स मादाओं के अंदर कितना पाया जाता है? 4 से 5 लीटर रक्त उपस्थित होता है। और जो रक्त होता है उसका पीएच की अगर हम बात करें, पीएच इसका होता है 7.4। पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। ओके, हल्का सा क्या बोल सकते हैं इसको? क्षारीय बोल सकते हैं। क्लियर? अब प्लाज्मा, प्लाज्मा के बारे में हम सबसे पहले यहां पर बात करते हैं। प्लाज्मा जो होता है कुल जो रक्त होता है उसका कितना प्रतिशत होता है? 55% होता है। कुल रक्त का 55% क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है। बाकी जो 45% होता है वो क्या होती है? ब्लड सेल्स, रक्त कोशिकाएं होती है। रक्त कोशिकाएं। ओके, और सामान्यतः जो प्लाज्मा का रंग होता है, इसका जो रंग होता है वो होता है हल्का पीला। प्लाज्मा का रंग कौन सा होता है? हल्का पीला रंग होता है। और ये हल्का पीला रंग होने का कारण क्या होता है? इसमें उपस्थित बिलीरुबिन। इसमें क्या उपस्थित होता है? हल्के पीले रंग का कारण क्या होता है? बिलीरुबिन। बिलीरुबिन एक प्रकार का क्या होता है? पित्त लवण होता है। ये पित्तवर्णक होता है बिलीरुबिन। और इसका देखो सामान्यतः निर्माण कैसे होता है? बिलीरुबिन कहाँ बनता है और किस तरीके से ये रक्त को हल्का पीला रंग प्रदान करता है या प्लाज्मा को हल्का पीला रंग प्रदान करता है? तो जो हमारे शरीर के अंदर जो डेड आरबीसी होती है, मरी हुई आरबीसी होती है जिनका जीवन काल समाप्त हो जाता है। आगे पढ़ेंगे हम आरबीसी में कि जो एक आरबीसी होती है उसका जीवन काल कितना होता है? 120 डेज होता है, 120 दिन का होता है। उसके बाद में उनको क्या, उनका जीवन समाप्त होता है तो उनको नष्ट होना होता है। तो जो डेड आरबीसी होती है उन डेड आरबीसी को सामान्यतः किसके अंदर? 2 भाग के अंदर इसको बांटा जाता है। एक तो भाग कौन सा हो गया? हिम। एक भाग तो कौन सा हो गया? हिम भाग हो गया। और दूसरा भाग इसमें से किसको अलग कर दिया जाता है? ग्लोबिन भाग को। ग्लोबिन भाग को, क्योंकि मेनली जो आरबीसी होती है उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोशिकांग नहीं पाया जाता है, केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता है। मुख्य रूप से जो एक आरबीसी होती है वो किससे भरी हुई होती है? हीमोग्लोबिन से भरी हुई होती है। लाल रंग का जो वर्णक होता है हीमोग्लोबिन, उससे भरी हुई होती है। तो जब ये नष्ट होती है तो उसमें से जो रिलीज होगा वो मुख्य रूप से क्या होगा? हीमोग्लोबिन। और उस हीमोग्लोबिन को सामान्यतः 2 भागों में तोड़ा जाता है, हिम और ग्लोबिन भाग में तोड़ा जाता है। यहाँ से जो ग्लोबिन भाग होता है जो कि एक प्रकार की क्या होती है? प्रोटीन होती है। ये क्या है? प्रोटीन। इसका उपयोग जो है वापस से नए हीमोग्लोबिन के संश्लेषण में क्या कर लिया जाता है, या फिर इसको दूसरे शरीर के अंदर दूसरी प्रकार की जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है उनके थ्रू इसको क्या कर दिया जाता है? इसका अपघटन कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में आता है हिम। हीमोग्लोबिन प्रोटीन का तो यूटिलाइजेशन हो गया। हिम जो होता है इसमें से इसको आगे प्रोसेस करने से पहले इसमें से किसको अलग कर लिया जाता है? आयरन को। इसमें से किसको अलग कर लिया जाएगा? आयरन। आयरन Fe को क्या कर लिया जाता है? अलग कर लिया जाता है। और फिर इसके बाद में आयरन को अलग करने के बाद में इसमें क्या बचा? पोरफायरिन। पोरफायरिन रिंग।
ये इसके अंदर जो है हीमोग्लोबिन, हिम जो भाग होता है वो किससे बना होता है? 4 तो पोरफायरिन वलय होती हैं और एक उसके सेंटर में क्या होता है? आयरन होता है। तो यहाँ से आयरन अलग होने के बाद में किस में बदल गया? पोरफायरिन के अंदर परिवर्तित हो गया। यहाँ से जो पोरफायरिन होता है ये 2 प्रकार के वर्णक बनाता है, एक होता है बिलीरुबिन और एक होता है बिलीवर्डिन। 2 प्रकार के वर्णक कौन कौन से? एक तो बिलीरुबिन और दूसरा होता है बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन बिलीवर्डिन सामान्यतः हरे रंग का होता है, जबकि बिलीरुबिन जो होता है वो कौन से रंग का होता है? पीले रंग का होता है। बिलीरुबिन पीले रंग का होता है और बिलीवर्डिन जो होता है कैसा होता है? हरे रंग का होता है। यहाँ पर बिलीवर्डिन किस में परिवर्तित हो सकता है? बिलीरुबिन में भी परिवर्तित हो सकता है। और ये दोनों ही कहाँ पर उपस्थित होते हैं? पित्तरस के अंदर उपस्थित होते हैं। किसके अंदर? पित्तरस। पित्तरस के अंदर उपस्थित होते हैं। पित्तरस जो है हम पाचन तंत्र के अंदर इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये जो पित्तरस होता है ये पाचन के अंदर पाचन में हेल्प करता है कहीं ना कहीं जाके। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें से बाइल जूस जो है, बाइल जूस में जाने के बाद में ये जो है 2 भागों में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। देखो फिर से हम यहाँ से देखते हैं डेड आरबीसी वो किस किस के अंदर टूटी? हिम और ग्लोबिन। ग्लोबिन का यूटिलाइजेशन हो जाता है, हिम में से आयरन मुक्त हो गया, पोरफायरिन बची। पोरफायरिन जो है या तो बिलीरुबिन में परिवर्तित होगी या फिर बिलीवर्डिन। ये दोनों ही जो वर्णक होते हैं कहाँ पर उपस्थित होते हैं? पित्तरस में उपस्थित होते हैं। पित्तरस में से ये जो है 2 प्रकार के वर्णक बनाए जाते हैं। एक होता है स्टेरोकोबिलिनोजन, एक तो होता है स्टेरेकोबिलिनोजन। ठीक है, ये वाला जो होता है ये भोजन हमारे छोटी आंत्र के अंदर आता है और ये जो मल होता है उसको विशेष रंग प्रदान करता है। मल को विशेष रंग प्रदान करता है पित्तरस के अंदर से। ठीक है, ये या तो किस में बदलेगा? ये स्टेरेकोबिलिनोजन में, या फिर ये किस में परिवर्तित हो सकता है? यूरोबिलिनोजन। किस में बदल सकता है ये? यहां से यूरोबिलिनोजन। यूरोबिलिनोजन एक तो स्टेरेकोबिलिनोजन हो गया जो कि मल को रंग प्रदान करता है, और दूसरा कौन सा हो गया? यूरोबिलिनोजन हो गया। ये सामान्यतः वापस से इसको पुनः अवशोषित कर लिया जाता है, इसको रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। पुनः अवशोषण इसका हो जाता है और अवशोषण होने के बाद में ये क्या करता है? जो प्लाज्मा होता है उसको, प्लाज्मा जो होता है उसको कौन सा रंग प्रदान करता है? हल्का पीला रंग प्रदान करता है। तो आप लोगों को समझ में आएगा कि यहाँ पर ये जो बिलीरुबिन होता है वो सामान्यतः पीले रंग का होता है। किस तरीके से आता है? इसका जो अपघटन होता है वो स्प्लीन में होता है, प्लीहा के अंदर होता है। वहां पर किस तरीके से हिम को पोरफायरिन से होता हुआ ये पित्त वर्णक के अंदर जो है बदला जाता है। ये पित्तरस के रूप में हमारे पाचन तंत्र में आता है। वहां से कुछ जो है स्टेरेकोबिलिनोजन में बदल जाता है जो मल को विशेष रंग प्रदान करता है, और कुछ यूरोबिलिनोजन में परिवर्तित हो जाता है जिसको पुनः रक्त में क्या कर लिया जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है। और ये जो है प्लाज्मा को क्या प्रदान करता है? हल्का पीला रंग प्रदान करता है। ओके, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुल जो है प्लाज्मा कितना होता है? 55% होता है। अब हम पर्टिकुलरली प्लाज्मा के संगठन की बात करें, ये जो 55% है ये तो किसका है? कुल रक्त का प्रतिशत है। ठीक है, इसमें से 45% जो है वो क्या होती हैं? रक्त कोशिकाएं होती हैं, और 55% क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है। अब इस प्लाज्मा की पर्टिकुलर संगठन की बात करें तो जो प्लाज्मा होता है उसमें 92% क्या होता है? जल होता है। 90 से 92% जल होता है, जबकि 8 से 10% जो भाग होता है वो कैसा होता है? ठोस होता है।
8 से 10% भाग कैसा हो गया, ठोस भाग हो गया। अब इस ठोस भाग के अंदर क्या क्या हो सकता है, कुछ इनऑर्गेनिक भाग हो सकता है और कुछ ऑर्गेनिक। ये जो 8 से 10% की हम बात कर रहे हैं, इसमें दो प्रकार के भाग हो सकते हैं, या तो ऑर्गेनिक कार्बनिक भाग हो सकता है, या फिर दूसरा कौन सा भाग हो सकता है इसका, अकार्बनिक। ये दोनों भाग इसके अंदर पाए जाते हैं 8 से 10% में, कार्बनिक भाग और अकार्बनिक भाग। 90 से 92% तो क्या हो गया, जल हो गया, और 8 से 10% जो है क्या पाया जाता है, ठोस भाग होता है, जिसमें ये दोनों आते हैं, कार्बनिक भाग भी आएगा और अकार्बनिक भाग भी आता है। अब ये जो कार्बनिक और अकार्बनिक भाग है उनमें अलग अलग है, क्या क्या इसके अंदर पाए जाते हैं। देखो, जो अकार्बनिक भाग होता है उसमें मुख्य रूप से आयंस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, आयंस या आयन, ठीक है, आयन हो सकते हैं या फिर लवण हो सकते हैं। आयन हो गया, लवण, या फिर क्या हो सकती हैं, गैसें हो सकती हैं। अकार्बनिक भाग में तीनों आते हैं, आयन भी होते हैं, लवण होते हैं और कुछ क्या उपस्थित होती हैं, गैसें होती है। आयन में जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड। आयन के अंदर क्या क्या हो सकते हैं, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोराइड हो गया, बाइकार्बोनेट, ठीक है, बाइकार्बोनेट हो गया। इसके अलावा सल्फेट, फॉस्फेट, ठीक है। और एक और याद रखो, यहां पर जो आयन होते हैं उसमें हमेशा प्लाज्मा के अंदर जो आयन पाए जाते हैं उसमें क्लोराइड आयन की मात्रा हमेशा किससे ज्यादा होती है, सोडियम आयन से ज्यादा होती है। इस वाले पॉइंट को आप थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना। क्लोराइड आयन जो होते हैं उनकी मात्रा किससे ज्यादा होती है, सोडियम आयन से ज्यादा होती है। किसमें, ब्लड प्लाज्मा में। ओके, ये तो आयन्स हो गए। लवण के अंदर मुख्य रूप से यहां पर सोडियम क्लोराइड, KCl हो गया, NaCl, KCl, ठीक, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। और इनमें से जो है, जो सोडियम क्लोराइड होता है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ब्लड प्लाज्मा के अंदर कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, NaCl सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। गैसेस के अंदर मुख्य रूप से हम जानते हैं कि गैस जो है वो मुख्य जो यहां पर गैस होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई और नाइट्रोजन, ठीक है। ऑर्गेनिक जो भाग है उसके अंदर हम बात करें, ऑर्गेनिक भाग में ये तो अकार्बनिक भाग हो गया, जिसमें मुख्य रूप से हमने 3 पार्ट के बारे में बात की। आयन हो सकते हैं, लवण हो सकते हैं और गैसें हो सकती है। कार्बनिक जो भाग है, इस कार्बनिक भाग में क्या क्या हो सकता है, इसमें सबसे फर्स्ट हो सकता है प्रोटीन, जिनको सामान्यतः क्या बोला जाता है, प्लाज्मा प्रोटीन। क्या कहते हैं इनको, प्लाज्मा प्रोटीन हो गए। पचित पोषक तत्व हो सकते हैं, पचित पोषक तत्व, पचित पोषक तत्व हो गए। इसके अलावा अपशिष्ट पदार्थ, कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी ब्लड प्लाज्मा के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ हो गए। उसके अलावा हार्मोन्स, हार्मोन जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा जो स्रावित किए जाते हैं पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, वो क्या कहलाते हैं, हार्मोन्स कहलाते हैं। और इन हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है शरीर के विभिन्न भागों में, इनको पहुंचाया जाता है किसकी सहायता से, रक्त की सहायता से। तो उसमें रक्त के कौन से भाग में, प्लाज्मा भाग में इनको क्या कर दिया जाता है, डिजोल्व कर दिया जाता है, घोल दिया जाता है। तो हार्मोन भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ये जो है यहाँ पर किसमें हो गए, ये कार्बनिक भाग, प्लाज्मा प्रोटीन, पचित पोषक तत्व, अपशिष्ट पदार्थ और हार्मोन। यहाँ पर हम अब बात करेंगे किसके बारे में, प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में। प्लाज्मा प्रोटीन,
प्लाज्मा प्रोटीन यहाँ पर जो पाई जाती हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। कौन कौन सी होती है प्लाज्मा प्रोटीन? एल्ब्यूमिन, दूसरी होती है ग्लोबुलिन, तीसरी फाइब्रिनोजन और चौथी होती है प्रोथ्रोम्बिन। ये 4 प्रकार की क्या पाई जाती है? प्लाज्मा प्रोटीन होती है। एल्बुमिन हो गई, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। 4 प्लाज्मा प्रोटीन में से सिर्फ सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है वो होती है एल्बुमिन। तो एक एक के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं किसको? एल्बुमिन प्रोटीन को। एल्बुमिन प्रोटीन जो होती है कुल प्लाज्मा प्रोटीन की लगभग 4% होती है। फर्स्ट लेते हैं हम कौन सी? एल्बुमिन प्रोटीन। कुल प्लाज्मा प्रोटीन की कितनी होती है? 4% होती है, या 4% नहीं, ये प्लाज्मा का कितना भाग बनाती है? 4% भाग बनाती है। और यहाँ पर ये 4% जो है ये सर्वाधिक होती है। चारों प्रोटीन में से जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है वो कौन सी होती है? एल्बुमिन प्रोटीन होती है। इसका जो संश्लेषण होता है, एल्बुमिन का जो संश्लेषण होता है वो कहाँ पर होता है? यकृत में। संश्लेषण यकृत में होता है। यकृत से फिर इसको कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाता है? रक्त के अंदर स्थानांतरित कर दिया जाता है। ये सर्वाधिक पाई जाती है, लेकिन अगर मॉलिक्यूलर वेट, आणविक भार के आधार पर बात करें तो ये सबसे छोटी प्लाज्मा प्रोटीन होती है। सबसे छोटी प्लाज्मा प्रोटीन, सबसे छोटी प्लाज्मा प्रोटीन ये होती है। सर्वाधिक होती है, मात्रा में क्या होती है? सर्वाधिक होती है, लेकिन अगर हम आणविक भार की बात करें तो ये सबसे छोटी प्लाज्मा प्रोटीन होती है। और इसका जो मुख्य कार्य होता है, इसका मुख्य कार्य जो होता है एल्बुमिन प्रोटीन का, ये क्या करती है? जो रक्त का कोलाइडी परासरणी दाब होता है, रक्त का कोलाइडी परासरणी दाब, शॉर्ट में इसको बोलते हैं BCOP, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। रक्त का जो कोलॉइडल परासरणी दाब होता है उसको ये क्या करती है? बनाए रखती है, बनाए रखती है। इसके बारे में BCOP, ब्लड रक्त का कोलॉइडी परासरणी दाब, जब हम उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे तो वहां पर आएगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है। और इसका जो सामान्य मान होता है वो होता है 28 से 32 mm ऑफ Hg, 28 से 32 mm Hg। रक्त का जो कोलाइडी परासरणी दाब होता है वो कितना होता है? 28 से 32 mm Hg होता है। और इसको मेंटेन करने का कार्य किसका होता है? एल्बुमिन प्रोटीन का होता है। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, संश्लेषण यकृत में होता है। सबसे छोटी प्लाज्मा प्रोटीन ये होती है। फिर बात करें हम दूसरी वाली प्रोटीन जो कितनी है? ग्लोबुलिन प्रोटीन। सेकेंड है कौन सी? ग्लोबुलिन प्रोटीन। ये पाई जाती है 1.5 to 2.5%, 1.5 से 2.5% ये जो है पाई जाती है। सेकेंड ग्लोबुलिन। इसकी जो मात्रा होती है 1.5% to 2.5%। ये कुल जो है प्लाज्मा का इतना प्रतिशत पाई जाती है। अगर हम दोनों को कंपेयर करके देखें, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन और ग्लोबुलिन को, इनका जो रेशियो होता है एल्बुमिन प्रोटीन का और ग्लोबुलिन प्रोटीन का, ये कितना होता है? 2:1, मतलब जस्ट डबल पाए जाते हैं। ग्लोबुलिन की जस्ट डबल क्या होती है? एल्बुमिन प्रोटीन रक्त प्लाज्मा में उपस्थित होती है। इसका जो संश्लेषण होता है वो भी सामान्यतः किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा होता है। यकृत और इसके साथ में जो लसिकांग होते हैं, यकृत और लसिकांग इसका क्या करते हैं? संश्लेषण और स्रावण करते हैं।
इसका जो मुख्य कार्य होता है विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का स्थानांतरण, रासायनिक पदार्थों का स्थानांतरण, ये कार्य के साथ साथ में ये शरीर के अंदर पाए जाने वाले कुछ बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, इनको भी क्या करती है, नष्ट करने का कार्य करती है, नष्ट करने का कार्य करती है। आप लोग जब एंटीबॉडी, हम प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर एंटीबॉडी आती है। एंटीबॉडी जो होती है वो सामान्यतः क्या होती है, एक प्रकार की गामा ग्लोबुलिन होती है। क्या होती है, गामा ग्लोबुलिन, मतलब एक प्रकार की क्या है, ग्लोबुलिन प्रोटीन है। और एंटीबॉडी मुख्य रूप से शरीर के अंदर आने वाले जो एंटीजन होते हैं उनके खिलाफ कार्य करती है और उनको नष्ट करने का कार्य करती है। ओके, रक्त में जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार की क्या पाई जाती हैं, ग्लोबुलिन पाई जाती है। हमारे जो रक्त है या प्लाज्मा जो है उसमें कितने प्रकार की ग्लोबुलिन प्रोटीन उपस्थित होती हैं, 3 प्रकार की ग्लोबुलिन प्रोटीन उपस्थित होती हैं। ये 3 कौन कौन सी हो गई, एक होती है अल्फा ग्लोबुलिन, अल्फा ग्लोबुलिन, दूसरी होती है गामा ग्लोबुलिन, सॉरी बीटा ग्लोबुलिन, और तीसरी गामा ग्लोबुलिन। अल्फा, बीटा और गामा ग्लोबुलिन तीनों का ही संश्लेषण जो होता है मुख्य रूप से किस में होता है, लीवर के अंदर। इसका भी संश्लेषण कहाँ होगा, यकृत में, इसका भी यकृत में। और गामा ग्लोबुलिन जो है यकृत के साथ साथ में इनका जो संश्लेषण होता है कहाँ पर होता है, लसिकांग के अंदर भी इनका क्या होता है, संश्लेषण होता है। इसका उदाहरण अगर हम बात करें, अल्फा ग्लोबुलिन का उदाहरण की बात करें तो इसका एक उदाहरण आता है सिरुलोप्लाज्मिन, सिरुलोप्लाज्मिन। और ये जो सिरुलोप्लाज्मिन अल्फा ग्लोबुलिन होती है ये हमारे शरीर में किसका परिवहन करती है, कॉपर का परिवहन करती है। किसका परिवहन करती है, कॉपर का। अपने साथ में कॉपर को जोड़ेगी और शरीर में जहां भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है वहां तक इसको क्या करती है, स्थानांतरित करती है, सिरुलोप्लाज्मिन। दूसरा है बीटा ग्लोबुलिन, इसका एक उदाहरण है ट्रांसफेरिन। ट्रांसफेरिन एक प्रकार की क्या होती है, बीटा ग्लोबुलिन होती है, फेरिन फॉर आयरन से, और ये जो है किसका परिवहन करती है, आयरन का परिवहन करने का कार्य करती है, कॉपर और फेरिन। और इसका मैंने अभी बताया ही गामा ग्लोबुलिन का इम्यूनोग्लोबुलिन, और इसका मुख्य कार्य होता है शरीर की जो है बाह्य एंटीजन या प्रतिजनों से क्या करना, रक्षा करना। ओके, तो ये दूसरे प्रकार की प्रोटीन है ग्लोबुलिन। यहाँ पर हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन होती है वो सामान्यतः कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती हैं, IG, M, E, D और A। इम्यूनोग्लोबुलिन GMEDA, ये सारी जो है इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं जो विभिन्न प्रकार के तरीके से क्या करती हैं, कार्य करती हैं। यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन जो होती है वो ये तीसरी जो प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों ही प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन इनकी जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, 0.3% ये होती है, और 0.3% ही कौन सी होती है, प्रोथ्रोम्बिन होती है। ओके, यहाँ पर ये दोनों प्रोटीन जो होती है फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, इनका जो मुख्य कार्य होता है, ये मुख्य कार्य होता है कि रक्त का थक्का बनाने में काम आती है, रक्त का थक्का। तो मुख्य रूप से आप लोगों को इनके कार्य पता होने चाहिए। एल्ब्यूमिन के बारे में मैंने बात की, एल्ब्यूमिन का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है कि ये रक्त का जो कोलाइडी परासरणी दाब होता है उसको बराबर बनाए रखती है। ग्लोबुलिन के कार्य जो है ये या तो परिवहन का कार्य करती है या फिर जो है बाह्य जो एंटीजेंस होते हैं उनसे हमारे शरीर की क्या करती है, रक्षा करती है। और थर्ड और फोर्थ फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन जो होती है उनका मुख्य कार्य होता है रक्त का
थक्का बनाना। तो ये किसके बारे में हो गया, प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में। उसके बाद में हम बात करें कि पचित जो पोषक पदार्थ होते हैं, दूसरा पॉइंट हमने क्या लिया, पचित पोषक पदार्थ कार्बनिक भाग के अंदर। तो इन पचित पोषक पदार्थों के अंदर मुख्य रूप से ग्लूकोज हो गया, अमीनो अम्ल हो गया, वसीय अम्ल हो गए, ये विभिन्न प्रकार के जो पोषक जो हम पाचन तंत्र के द्वारा रक्त के अंदर अवशोषित होकर आते हैं, वो सब इसके अंदर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। अपशिष्ट पदार्थों की अगर हम बात करें तो अपशिष्ट पदार्थों के अंदर यूरिया हो सकता है। अपशिष्ट पदार्थों में क्या क्या पाया जा सकता है, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ठीक है, क्रिएटिनिन और क्रिएटिन, ये कुछ जो हैं क्या हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो किस में पाए जाते हैं, रक्त प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं। सुरक्षात्मक कुछ पदार्थ, हार्मोन्स की बात करें तो मैक्सिमम सारे के सारे जो हार्मोन्स होते हैं जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित किए जाते हैं, उनका स्थानांतरण किसकी सहायता से होता है, रक्त की सहायता से होता है। तो ये हमने बात की किसके बारे में, रक्त के कौन से भाग के बारे में, प्लाज्मा भाग के बारे में बात की, जो कि क्या होता है, तरल भाग होता है और कुल रक्त का कितना प्रतिशत भाग बनाता है, 55% भाग बनाता है। इसमें जल 90 से 92% तक पाया जाता है और इसके अंदर मुख्य रूप से जो है इसको कितने भागों में बांटा जा सकता है, 2 भागों में इसको विभाजित किया जा सकता है। एक तो कौन सा भाग, जो सॉलिड भाग होता है वो, और एक जलीय भाग हो गए। सॉलिड भाग में फिर कार्बनिक और अकार्बनिक 2 भागों में इसको क्या किया जा सकता है, विभाजित। अकार्बनिक के अंदर हमने देखा आयन, लवण और गैस इसमें उपस्थित होती है, जबकि कार्बनिक के अंदर जो है मुख्य रूप से प्लाज्मा प्रोटीन, पचित पोषक तत्व, अपशिष्ट पदार्थ और हार्मोन इसमें पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे रक्त कोशिकाओं के बारे में, और रक्त कोशिकाओं में सबसे पहले हम लेंगे आरबीसी को। ओके, आरबीसी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। आज की क्लास में इतना ही है। आप लोगों को जो होमवर्क रहेगा, वो जो भी होमवर्क रहेगा आप लोग अपने जो वेदांत विद्यापीठ की जो ऐप है वहाँ पर होमवर्क सेक्शन में जाकर और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं तो वो भी वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगे। ओके, जो भी टॉपिक चल रहा है उसके साथ साथ में जरूरी नहीं कि मैं यहाँ पर जितना करवा रहा हूँ उतना ही आपको स्टडी करना। आप लोगों के पास में बुक है तो आप लोग बुक का यूज़ करें और जो चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर की आगे तक आप पहले से रीडिंग रखें ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। ओके, आई थिंक कुछ टाइम के बाद में जो है सिलेबस भी अपडेट हो जाएगा कि कितना आप लोगों के बोर्ड के अंदर सिलेबस आने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम और आगे का प्लान करेंगे। तो इसको आप स्टार्ट करें इस वाले चैप्टर को। ओके, थैंक यू।